वे लोग कहीं ना कहीं चुनाव को माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को फिर से प्रदेश के अंदर हावी करवाने की साजिश रच रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना कहा, माफिया प्रवृत्ति के लोगों को हावी करने में जुटा है विपक्ष। यूपी में नहीं चलेगा माफिया राज और परिवारवाद। 6 फरवरी को आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर सीधा हमला, का जो टोटी चुराएगा वो रोटी नहीं दे पाएगा। समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को टिकट दिया। अपने ऊपर हमले को लेकर लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी का नहीं चाहिए जेड कैटेगरी सुरक्षा, मौत से डरने वाला नहीं। आरोपियों पर यूएपीए लगाने की मांग। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का राज्यसभा में ऐलान का, विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी बनेगी कमेटी, हमारी सरकार किसानों के हित के लिए संकल्पित है। सीएम चेहरे को लेकर पंजाब कांग्रेस में घमासान। ईडी की कार्रवाई को लेकर सिद्धू ने चन्नी की तुलना चोरों से की, कहा जब चोरों को ही स्थापित करना है तो लोगों के पास दूसरा विकल्प मौजूद। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, वजीरपुर इलाके में पीवीआर वैन पर पलटा ट्रक, हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, एक की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जागते रहो कार्यक्रम आप देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो अपनी सुरक्षा को लेकर आज सदन में बोल रहे थे। ओवैसी पर हमले को लेकर यूपी से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। आज हैदराबाद में लोगों ने विरोध जताया तो देश की संसद में भी ओवैसी के हमले का मुद्दा उठा। केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से सदन में इनकार कर दिया। साथ ही वो खुद पर हमले को राइट विंग टेररिज्म से भी जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। रेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। ओवैसी पर जानलेवा हमले के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। खुद पर हुए हमले को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि नफरत करने वाले सिर्फ गोली पर भरोसा करते हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी। ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो हमले के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया। संसद में बोलते हुए ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया। साथ ही खुद पर हमले को राइट विंग टेररिज्म से जोड़ दिया। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। रेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। अब सुनिए कल हमले के बाद ओवैसी ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए क्या कहा था। ये मोदी और योगी सरकार के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, वरना अगर नहीं करवाएंगे तो याद रखिए अगर पूरे मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। एक एमपी के ऊपर, एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर जिसके 80-90 कैंडिडेट चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, उस पर आप हमला करते हैं तो यकीनन इसके पीछे बहुत ताकतें हैं। साफ है, पहले ओवैसी योगी और मोदी सरकार से हमले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। चुनावी मौसम में ओवैसी भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओवैसी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस पर जवाब देंगे। हमारे मित्र, हमारे सांसद भाई और अजीज दोस्त
सही सलामत आए हैं और उनकी तबीयत और ठीक ठाक से वहां से निकले, इसके लिए हम सब भगवान का धन्यवाद करते हैं। आरोपी पकड़े भी गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी सोमवार को, आज वो दिल्ली में नहीं है, सोमवार को इस विषय में विस्तार से सदन को अवगत कराएंगे। अखिलेश यादव ने ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की है। अखिलेश ने इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के दावों पर सवाल खड़े किए। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है। दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया। ओवैसी पर हमले को लेकर जहां सियासी उबाल है, वहीं हैदराबाद में लोगों ने ओवैसी पर हमले का विरोध किया और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे पे उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ है, गोलियां चली हुई है, और साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं अब यहाँ पे हैदराबाद में जैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद यहाँ पे लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग हजारों की तादाद में जमा हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र सिंह के साथ अनिलिशा, रिपब्लिक भारत के लिए। और अब अगली खबर की बात करते हैं। बता दें आपको, अगली खबर जो है वो यूपी चुनाव से लेकर ही है, और यूपी चुनाव में लगातार सियासत नए आयाम ले रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि जिनपिंग से मिलने के लिए, विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति चीन पहुंचे। यहां विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में बतौर मेहमान शामिल होने आए हैं। लेकिन इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की टेंशन चल रही है, उसकी वजह से पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। जिनपिंग पुतिन साथ, निशाने पर अमेरिका। जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात यूं तो विंटर ओलंपिक गेम्स की वजह से हो रही है, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद अहम हो गई है। पुतिन विंटर ओलंपिक में शामिल होने के लिए बतौर मेहमान बीजिंग पहुंचे हैं, जहां यूक्रेन से जारी तनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजिंग की यात्रा के दौरान पुतिन ने चीन के साथ नजदीकी संबंधों की जमकर तारीफ की है। चीन और रूस ऐसे समय पर करीब आ रहे हैं जब दोनों का ही अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии. माना जा रहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग यूक्रेन संकट, अमेरिका से तनाव समेत व्यापारिक तौर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले चीन ने यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर रूस का साथ दिया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के समर्थन में वोट भी किया था। अब एक बार फिर पुतिन जिनपिंग की मुलाकात के जरिए दोनों देशों ने एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश की है। यूक्रेन के साथ छिड़े विवाद के बाद रूस और नाटो का तनाव जग जाहिर है। अमेरिका नाटो को समर्थन दे रहा है, ऐसे में चीन रूस के साथ आ गया है। चीन पहले यह संकेत दे चुका है कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ कोई प्रतिबंध लगाता है तो वो मॉस्को का समर्थन करेगा। इसलिए अब पुतिन जिनपिंग की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने अमेरिका समेत कुछ देशों के विंटर ओलंपिक के बायकॉट की निंदा की है और कहा कि अपने स्वार्थ के लिए ओलंपिक चार्टर के खिलाफ खेलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया में घुसकर आईएसआईएस के सरगना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अल कुरैशी पर ऑपरेशन को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने उसी अंदाज में अंजाम दिया जिस तरह से दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खत्म किया था। यह बेहद सीक्रेट ऑपरेशन था जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति खुद नजर रख रहे थे। सीरिया में अमेरिका का ऑपरेशन, आईएसआईएस सरगना का काम तमाम। सीरिया में टर्की बॉर्डर के पास
ये अतमेह का वो इलाका है जहां अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक कर दी और आईएसआईएस के खूंखार सरगना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को मार गिराया। इस हमले को भी अमेरिका स्पेशल फोर्सेस ने ठीक उसी स्टाइल में अंजाम दिया जैसे अमेरिकी नौसेना के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवान सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में उतरे और एक मकान पर धावा बोल दिया। 2 घंटे से ज्यादा उनके कुछ बंदूकधारियों से झड़प होती रही। इलाके के बाशिंदों ने बताया कि लगातार गोलीबारी और ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। आतंकी ने इमारत की 3री मंजिल पर खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। इस्लामिक स्टेट के आतंकी के खुद को उड़ाने के चलते 13 लोग मारे गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईएसआईएस प्रमुख बगदादी के मारे जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को अल हाशिमी अल कुरैशी ने इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। अल कुरैशी के मारे जाने के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए और उन्होंने बताया कि किस तरह अमेरिकी फोर्सेस ने आईएसआईएस के सरगना का खात्मा किया। Our forces carried out the operation with their signature preparation and precision. And I directed the Department of Defense to take every precaution possible to minimize civilian casualties. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties. बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी लोगों और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के साथ-साथ दुनिया को महफूज रखने के लिए इस हमले का आदेश दिया था। We all remember the gut-wrenching stories, mass slaughters that wiped out entire villages, thousands of women and young girls sold into slavery, rape used as a weapon of war. And thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. बताया जा रहा है कि अमेरिका ने लंबे समय से इस आतंकी के ऊपर नजर बनाई हुई थी। इस पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था और उसका नाम वैश्विक आतंकवादियों की सूची में था। अल कुरैशी को मारने का ऑपरेशन पिछले साल अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन बाइडेन ने कोलैटरल डैमेज को कम करने के लिए इस रास्ते को चुना। हेलीकॉप्टर से अंजाम दिए जाने वाले इस ऑपरेशन का बार-बार अभ्यास किया गया था। साथ ही इस बात की संभावना को ध्यान में रखा गया था कि आतंकी खुद को उड़ा सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में बाइडेन को ऑपरेशन की ब्लूप्रिंट की जानकारी दी गई, जिसके बाद बाइडेन ने सैनिकों को हमले का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने कोहराम मचा रखा है। बर्फीले तूफान की वजह से कई राज्यों में ब्लैकआउट हो गया है। लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका में इस बार स्नो स्टॉर्म से 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर हुआ है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। टेक्सास टू वॉशिंगटन डीसी स्नो इमरजेंसी। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, इन तस्वीरों में देखिए। बर्फीले तूफान ने अमेरिका के कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई है। कई राज्यों में ब्लैकआउट है तो कई जगहों पर बिजली का संकट बना हुआ है। अमेरिका खतरनाक बर्फीली हवाओं से जूझ रहा है। अमेरिका में आया स्नो स्टॉर्म पिछले कुछ सालों के सबसे बड़े बर्फीले तूफानों में से एक है। इसकी वजह से मौसम से जुड़े कई अलर्ट जारी किए गए हैं। बर्फीले तूफान से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और करीब 7 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। इस बर्फीले तूफान के कारण परिवहन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बर्फ जमा होने, पेड़ों के टूटने और तेज हवाओं के कारण कई राज्यों में सड़कें बंद हैं। बर्फीले तूफान ने सबसे ज्यादा असर टेक्सास, न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे पूर्वी शहरों पर डाला है। इस तूफान का कहर इतना अधिक है कि नेशनल वेदर सर्विस ने इसे बॉम्ब साइक्लोन के रूप में क्लासिफाई किया है। टेक्सास से ओहियो तक 3,50,000 घरों में ब्लैकआउट है।
बर्फीली बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। अलबामा के कई हिस्सों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमी है। तूफान लंबा चला तो राज्य में यह अब तक का सबसे लंबा ब्लैकआउट हो सकता है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने कई उड़ानें रोक दी हैं। शिकागो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बर्फीले तूफान से प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि मथुरा में 35 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है और इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें आपको, 35 लाख रुपए कैश मिला है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। चेकिंग के दौरान यह भारी कैश मिला है। 35 लाख रुपए बरामद किए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ तरीके से चुनाव कराए जाएं, इसके लिए पुलिस और चुनाव आयोग लगातार चेकिंग चला रही है। हर शहर, हर जिले में, हर गली, हर चौक चौराहे पर चेकिंग चल रही है। और मथुरा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 35 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीर आप देखिए जहां पर नोट गिनने की मशीन रखी हुई है। 35 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।